देव गुरु बृहस्पति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग उन्हें गुरुदेव कहते हैं, कुछ लोग बृहस्पति, अंगिरस, व्यास और देव गुरु के नाम से उनको जाना जाता है। यह एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है और यह देवताओं के गुरु भी हैं। इन्हें वैदिक ज्योतिष में सबसे अधिक शुभ ग्रहों की मान्यता प्रदान की गई है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति जो अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं, इनकी जब दृष्टियों की बात की जाती है तो पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से यह जिस भी भाव को देखती हैं उस भाव पर पड़ने वाली दृष्टि अमृतमयी होती है और उस भाव के फलों को वह बढ़ा देती है। लेकिन इनमें एक खामी यह होती है कि जिस भी भाव में आकर के बैठते हैं वहाँ पर नुकसान अवश्य करते हैं, इसीलिए उनके लिए कहा जाता है स्थान हानि करो गुरु। लेकिन उनकी जो अमृतमयी दृष्टियां हैं, चाहे वह किसी क्रूर ग्रह के ऊपर भी पड़ जाए तब भी वह क्रूर ग्रह शुभ पर फल देने के लिए बाधित हो जाता है। और वैसे ही उनकी अमृतमयी दृष्टियां जो हैं शुभ फलों में बढ़ोतरी करती ही हैं। देव गुरु बृहस्पति शुक्र के आधिपत्य वाली राशि जो वृष राशि में अभी गोचर कर रही हैं, वह अब मई के महीने में अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो इस साल देव गुरु बृहस्पति 14 मई को जो है 11:20 के आसपास बुध के आधिपत्य वाली राशि में गोचर करने वाले हैं। बुध की आधिपत्य राशि मिथुन है। आमतौर पर देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति एक राशि में 12 से 13 महीने तक रहते हैं। 13 महीने तक एक ही राशि में रहने के कारण जिस प्रकार शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहता है, धीरे धीरे चलता है, उसी अनुसार यह भी एक राशि में दूसरे नंबर पर मंद गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। वैसे गुरु जो है वक्री भी होते हैं, मार्गी भी होते हैं, अस्त भी होते हैं और फिर उदय स्थिति में भी आते हैं। जिस प्रकार गुरु अपनी मार्गी अवस्था में चलते हैं, कभी कभी वह वक्री होने के पश्चात अतिचारी भी हो जाते हैं। लेकिन वह जल्दी जल्दी जब भी गोचर करते हैं तो उनके फलों में भी उसी प्रकार से ही तीव्रता आ जाती है। जब वह मार्गी स्थिति में चल रहे होते हैं तो वह उस हिसाब से अपने फलों को प्रदान करते हैं। जब वह वक्री हो जाते हैं तो वक्री होने के कारण वह अपने फलों के प्रभावों को भी उतनी ही जल्दी बढ़ा देते हैं। लेकिन उनकी एक तीसरी अवस्था भी आती है जिसे हम कहते हैं अतिचारी। तौर पर देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति एक राशि में 12 से 13 महीने का समय लेते हैं। 13 महीने का समय लेने के कारण वह शनि के बाद दूसरे नंबर पर धीरे धीरे चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। लेकिन वह जब जल्दी जल्दी चलते हैं तो अपने फलों के प्रभाव को भी उतनी ही जल्दी प्रदान करने लगते हैं। जब वह मार्गी अवस्था में होते हैं तो वह धीरे धीरे फलों को प्रदान करते हैं। वक्री अवस्था में उनके फल थोड़ी तीव्र गति से बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो देव गुरु की जो है अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। कभी वह वक्री होंगे, कभी वह मार्गी होंगे, कभी वह अस्त होंगे तो कभी उदय होंगे। लेकिन इनकी एक 5वीं अवस्था भी होती है जिसे हम कहते हैं अतिचारी। अतिचारी अवस्था वह होती है जिसमें ग्रह वक्री होने के पश्चात भी अपनी स्पीड को बहुत अधिक तीव्र गति से बढ़ाने लगते हैं। इस बार देव गुरु बृहस्पति अगर आप देखेंगे तो अपनी राशि का परिवर्तन 1, 2 नहीं बल्कि 3 बार करने वाले हैं। वह 3 बार अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, जिसके कारण जातकों को उनके प्रभावों में जो भी गुरु के द्वारा प्रदान किए जाएंगे उनमें अलग अलग भिन्नता दिखाई देने लगेगी। जब वह मार्गी होंगे तो एक प्रकार से फल मिलेगा, जब वह वक्री होंगे तो एक प्रकार से, लेकिन जब वह अतिचारी हो जाएंगे तो अन्य प्रकार से फल आपको प्रदान करने लगेंगे। देव गुरु जब भी किसी भी राशि में जाएंगे तो वहाँ पे वे अपने तीनों नक्षत्रों का भोग करेंगे। एक नक्षत्र के 4 चरण होती हैं तो कुल मिलाकर के 9 नक्षत्र हो। जब भी देव गुरु बृहस्पति अपनी मार्गी अवस्था में चलते हैं तो कम से कम वह नक्षत्र के एक चरण का भोग करने में 1 से लेकर 1.5 महीने तक का समय लगा देते हैं और वह एक चरण का भोग करते हैं। लेकिन जब वह वक्री अवस्था में होते हैं तो वह 1 महीने के अंतर्गत ही वह एक चरण का भोग कर लेते हैं। लेकिन जब वह अतिचारी अवस्था में आ जाएंगे तो वह एक चरण का भोग करने में कम से कम जो है 20 से 22 दिन के अंदर ही वह एक चरण का भोग कर लेंगे। तो जब वह अतिचारी होते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी ही वह अपने सभी नक्षत्रों का भोग करते हैं और उसी के अनुसार जातकों को फल भी प्रदान करते हैं। लेकिन याद रखिए, जब भी गुरु मार्ग जो अतिचारी होती हैं या वक्री होते हैं तो उनके फलों में भी आपको उसी प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। वक्री ग्रह और अतिचारी ग्रह इतना अधिक शुभ फल नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो
जब फल देने पे आते हैं तो वह क्योंकि सूर्य के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो वह अपनी मनमानी करने लगते हैं और उसी के अनुसार ही वह जातकों को फल भी प्रदान करने लगते हैं। तो इस बार देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन बार अपना राशि परिवर्तन करने जा रही हैं। इस बार देव गुरु बृहस्पति की जो अतिचारी बनने की जो स्थिति है, शायद आपने पहली बार ही सुनी होगी। तो अतिचारी का मतलब मैं बता चुकी हूँ, लेकिन अतिचारी की यह परिस्थिति आपको अगले 2032 तक हमेशा दिखाई देने वाली है। हर साल जब भी वे अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो हर साल वह अतिचारी भी अवश्य होंगे। देव गुरु बृहस्पति को 2 राशियां प्रदान हैं, धनु और मीन के वह स्वामी होते हैं, कर्क में उच्च के होते हैं, मकर में नीच के होते हैं। लेकिन बृहस्पति जातक के जीवन में बहुत ही अधिक शुभता प्रदान करने वाले होते हैं। जिस भी भाव में बृहस्पति बैठते हैं उस भाव की हानि तो करते हैं, लेकिन जिस भाव में दृष्टियां जाती हैं वहाँ पे शुभता अवश्य प्रदान करते हैं। जिन भी जातकों का गुरु अगर आपकी कुंडली में शुभ भाव में आके बैठा है तो ऐसे जातकों को बृहस्पति सोचने समझने की सद्बुद्धि अवश्य प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों में आत्मविश्वास अच्छा होता है, मिलनसार होते हैं, स्वभाव में अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर उदारता होती है, चतुराई भी होती है, लेकिन उनकी चतुराई राहु केतु या शनि वाली नहीं है कि दूसरों को डुबा करके अपना भला करना। इस प्रकार की चतुराई देवगुरु बृहस्पति कदापि नहीं देते हैं, बल्कि वह सोच समझ करके कार्य करने की चतुराई देते हैं कि कहाँ पर आपको अच्छा बुरे का ख्याल रखना है ताकि दूसरों को भी हानि ना हो और खुद का भी भला हो जाए। इस समय जब भी देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो लोगों की जिंदगियों में नई नई संभावनाएं उत्पन्न होंगी, तरक्की के अवसर उत्पन्न होंगे। बृहस्पति इंसान के अंदर उच्च शिक्षा प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है, समझदारी देने वाला ग्रह है। यहाँ पर लोगों की आध्यात्मिक उन्नति भी होने वाली है, जो आगे चल के उनके लिए मददगार भी साबित होगी। ऐसे लोग जिनके कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छा है तो जीवन में कहीं ना कहीं आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, भवन की प्राप्ति होगी, सुखों में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। आपका वैवाहिक जीवन जो है वह उत्तम रहने वाला है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनको अच्छे वैवाहिक जीवन साथी विवाह के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। उनको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो हैं बृहस्पति गुरु के कारण प्राप्त होने वाली हैं। जातक को समाज में मान सम्मान प्राप्ति होती है। जिन भी लोगों का बृहस्पति शुभ होता है ऐसे लोग सामाजिक मान्यताओं को मानने वाले होते हैं। अपने घर में जो भी रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो परंपराएं चले आ रही हैं, वह उनको अच्छे से निभाना जानते हैं। धार्मिक संस्कार उनके अंतर्गत होते हैं, संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले होते हैं और हमेशा इस प्रकार का प्रयास करते हैं ताकि वह जो भी उनको पूर्वजों के द्वारा प्रदान किया गया है उस लीनेज को वह आगे बढ़ाते हुए जाए। जब भी गुरु आपकी कुंडली में शुभ होता है तो सही और गलत को समझने की शक्ति अवश्य जातक के अंदर पाई जाती है। ऐसी जातक धर्म की ओर अग्रसर होती हैं। इवन आपने देखा होगा कई लोगों का गुरु अगर बहुत अच्छी कंडीशन में हो तो वह छोटी उम्र से ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। साधनाएं करना, मंत्र जाप करना और ईश्वर के भक्ति मार्ग पर चलना छोटी उम्र से ही उनके लिए यह एक नॉर्मल बात बन जाती है। जिन भी लोगों का शुभ बृहस्पति होता है ऐसे जातकों के अंदर किसी भी प्रकार की समस्याओं को निपटने का एक अद्भुत रहस्य उनके अंतर्गत पाया जाता है और यह जो है वह किसी भी प्रकार की समस्याओं से डरते नहीं हैं, बल्कि सोच समझ के द्वारा वह अपने इन परेशानियों को दूर भी कर लेते हैं। तो 2025 में देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रही हैं। आखिर 2025 में जो भी 12 राशियां हैं और जिस जिस नक्षत्र में वह जाएंगे उस नक्षत्र के अनुसार आप लोगों के फलों में जो है परिवर्तन होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति सर्वप्रथम जो है मिथुन राशि के मृगशिरा नक्षत्र में जाने वाले हैं। जब वह उस नक्षत्र में और मिथुन राशि में जाएंगे तो आखिर 12 राशियों को उसका क्या फल प्रदान होगा, किन क्षेत्रों में आपको तरक्की देखने को मिलेगी, कहाँ पर आपको जो है प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, किस प्रकार के अच्छे और बुरे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है इस बार 3 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिसमें वह कभी मार्गी होंगे, अस्त भी होंगे, उदय भी होंगे, वक्री भी होंगे और बाद में वो अतिचारी भी होंगे। तो इसी कारण आपके फलों में भी डिफरेंट तरह के जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। अगर कुंडली में गुरु ग्रह शुभ फल
प्रदान नहीं कर रहा है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। और सर्वप्रथम मृगशिरा नक्षत्र जिसके अंदर गुरु विचरण करने वाले हैं, आखिर मृगशिरा नक्षत्र का रहस्य क्या है। तो जो भी जातक मृगशिरा नक्षत्र में उत्पन्न हुए हैं, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, तो आखिर आप लोगों का आचरण कैसा होता है। और देव गुरु बृहस्पति क्योंकि मिथुन की राशि में जा रहे हैं और मृगशिरा नक्षत्र अर्थात मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो यहाँ पर तीनों ग्रहों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। गुरु का भी पड़ेगा, बुध का भी पड़ेगा और मंगल का भी पड़ेगा। तो आखिर आप सभी लोगों को इसका क्या शुभ या अशुभ फल देने वाले हैं, और इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्य ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। गुरु से संबंधित ये जो वीडियो है ये मैं 2 पार्ट में बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं सर्वप्रथम इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि जो गुरुदेव हैं कहाँ कहाँ पर नक्षत्रों का भोग करेंगे, कब कब वह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कब उदय कब मार्गी और कब अस्त होंगे, क्या उनके फल होंगे। साथ ही साथ मृगशिरा नक्षत्र के जो भी लोग हैं उन लोगों के लिए आखिर देव गुरु बृहस्पति क्या फल देंगे, और अगर आप मृगशिरा नक्षत्र के किसी भी चरण में उत्पन्न हुए हैं तो उस चरण के अनुसार आपको क्या फल मिलेगा, उसकी जानकारी मैं आपको अभी देने वाली हूँ। तो वर्ष 2025 के दौरान देव गुरु बृहस्पति मई के महीने में मिथुन राशि में वह गोचर करेंगे। 14 मई 2025 को वह 11:20 पर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मिथुन राशि के अंतर्गत आपको 3 नक्षत्र देखने को मिलेंगे। जैसा कि देव गुरु बृहस्पति अभी वृष राशि में है, तो वृष राशि का जो अंतिम चरण होता है वह मृगशीर्ष नक्षत्र होता है, और मृगशीर्ष नक्षत्र के 2 चरण में जो है वो जो है वृष राशि में आते हैं। तो इस वक्त देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति मृगशीर्ष नक्षत्र के दूसरे चरण में चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि यह उनकी अंतिम अवस्था चल रही है, यानी 2930 डिग्री के आसपास वह चल रही हैं। तो एक चीज़ याद रखिए, जब भी कोई भी ग्रह 25 से लेकर 30 डिग्री के बीच में आता है उस समय वह ग्रह जो है अस्त अवस्था में हो जाता है, यानी मृत्यु अवस्था में पहुँच जाता है। तो उस ग्रह के अंदर ना तो कोई शुभ फल प्रदान करने की शक्ति होती है, लेकिन अशुभ फल वो आपको देगा जरूर, इसकी गारंटी पक्की है। क्योंकि यहाँ पर आपको कंडीशन समझनी होगी कि एक कार के अंदर आप बैठ के जा रही हैं और मान लीजिए उस कार की स्पीड नॉर्मल चल रही है और सडनली अगर ब्रेक फेल हो जाते हैं तो ये तो पक्का है कि गाड़ी तो चलती रहेगी लेकिन आपको एक्सीडेंट अवश्य कराएगी। तो इसी प्रकार से जब भी कोई भी ग्रह 25 से 30 डिग्री के अंतर्गत आता है तो अपनी फेलियर कंडीशन पे होता है, तो वहाँ पर वह शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन वो अभी मृगशीर्ष नक्षत्र में ही हैं। जब वह मिथुन राशि में आएंगे तब वह मिथुन राशि के तीसरे चरण में यहाँ पर विचरण करने लगेंगे। तो मिथुन राशि के अंतर्गत जो है कुल मिलाकर के 3 नक्षत्र आते हैं। पहला है जो मृगशीर्ष नक्षत्र होता है, दूसरा है आद्रा का नक्षत्र है। आद्रा के नक्षत्र के स्वामी राहु होते हैं, जिसके चारों चरण मिथुन राशि में पड़ते हैं, और उसके बाद जो है पुनर्वसु नक्षत्र में वह आएंगे, जिसके 3 चरण जो है मिथुन राशि में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो वह इन तीनों नक्षत्रों के 9 चरणों का भोग करते हुए फिर बाद में वह 2026 में फिर से वह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और फिर वह मिथुन से कर्क में पहुंच जाएंगे, जहां पर यह उनकी उच्च की अवस्था होगी। अब जब देव गुरु बृहस्पति है, जब 14 मई को 11:20 पर वह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, 5 महीने तक वह इसी राशि में रहेंगे। उसके पश्चात 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर में 12:57 के आसपास वह मिथुन राशि को छोड़ करके चंद्रमा के आधिपत्य वाली राशि कर्क राशि में चले जाएंगे, जहां पर उनको उच्च की स्थिति प्राप्त होगी, जिसमें वह 1 महीने तक रहेंगे। और 1 महीने रहने के बाद वह कर्क राशि में ही 11 नवंबर को 6:31 के आसपास वह अपनी वक्री अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो वह कर्क राशि में रहेंगे, 1 महीने बाद वक्री अवस्था में आ जाएंगे, और वक्री अवस्था में ही लगभग वह 2 महीने तक कर्क राशि में ही रहने वाले हैं। उसके पश्चात जो है
वह 4 दिसंबर के आसपास 2025 में 8:39 के आसपास वह एक बार फिर से बकरी अवस्था में रहते हुए ही मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2025 के दौरान वृष राशि से निकलने के बाद पहले वह मिथुन राशि में जाएंगे, मिथुन से निकल के वह फिर कर्क में जाएंगे और कर्क से निकल करके दोबारा वह मिथुन राशि में ही वक्री अवस्था में ही प्रवेश कर जाएंगे। इस दौरान जब भी बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो 9 जून 2025 को शाम के आसपास 4:12 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी अस्त अवस्था में ही चले जाएंगे। तो लगभग 1 महीने से भी कम समय में ही वह अस्त हो जाएंगे, और जिसका अर्थ होता है, आपने अक्सर सुना है तारा डूबना। तो तारा डूबने का अर्थ यह रहता है कि जब भी कोई भी शुभ कार्य होते हैं, मोस्टली जो विवाह से संबंधित कार्य होते हैं वह इस समय नहीं किए जाते हैं। इवन तारा डूबने के इस वक्त तो गृह प्रवेश या कोई नींव रखना, मुंडन इत्यादि, तो इस प्रकार के जो भी शुभ कार्य होते हैं जिसका कारक देवगुरु बृहस्पति होता है, यह सारे कार्य बंद कर दिए जाते हैं। जब उनकी अस्त अवस्था का खत्म हो जाती है उसके पश्चात जो है फिर से यह उदय अवस्था में आएंगे। तो क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सुख के कार्यों को प्रदान करने वाले होते हैं, तो अस्त अवस्था में जो कार्य नहीं किए जा सकते, जब वह 9 जुलाई 2025 को 10:50 के आसपास फिर से अपनी उदित अवस्था में आ जाएंगे, उसके पश्चात कहा जाएगा कि बृहस्पति का तारा उदय हो गया है। तो जिन जिन कामों की मनाही की गई थी वह काम अब इसके बाद अर्थात 9 जुलाई के पश्चात इन कार्यों को आप शुरू कर सकते हैं, और उस समय देवगुरु बृहस्पति विशेष प्रभावशाली हो जाते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आएंगे तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मिथुन राशि में रहते हुए वे उनकी 3 शुभ दृष्टियां जो हैं वह तुला राशि में पड़ेंगी, धनु राशि में पड़ेंगी और कुंभ राशि में पड़ेंगी। तो जिन जिन राशियों में इनकी दृष्टियां पड़ेंगी उन राशियों को तो शुभता प्रदान होगी ही होगी, साथ ही साथ जिस राशि में वो बैठे हैं, जैसे मिथुन राशि में बैठे हैं तो मिथुन राशि में जहाँ पर तुला, धनु और कुंभ पड़ेगी उस राशि के फलों में वह बढ़ोतरी कर देंगे। तो जब भी देवगुरु बृहस्पति अमृत समान दृष्टियां इन भावों पर डालेंगे तो उन भावों के फलों में वह वृद्धि अवश्य करेंगे और कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के शुभ फल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सर्वप्रथम क्योंकि वह मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो आखिर जो मृगशिरा नक्षत्र है वह है क्या, कैसे पहचानेंगे, और जो भी लोग मृगशिरा नक्षत्र में उत्पन्न हुए हैं उनके अंदर किस प्रकार की क्वालिटीज़ होती हैं, ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। देखा जाए तो जो मृगशिरा नक्षत्र के जो देवता होते हैं वह उस चंद्रमा उनके देवता होते हैं, लेकिन इस नक्षत्र के जो स्वामी है वे मंगल होते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण जो 23 डिग्री 29 अंशों तक का जो समय डिग्री रहती है, यहाँ पर जो है यह वृष राशि में ये दोनों चरण पड़ते हैं, और जब यह मिथुन राशि में आएंगे तो 6 डिग्री 40 मिनट में जो है ये जो इनका जो स्वामी होंगे तो वह शुक्र जो है इनके स्वामी यहाँ पर बन जाते हैं, और बुध उनके जो है मालिक हो जाते हैं, क्योंकि बुध की राशि होगी और जो मृगशिरा नक्षत्र के जो स्वामी होंगे वह शुक्र ग्रह होंगे। यह अगर नक्षत्रों के हिसाब से देखा जाए तो 5वें नंबर का मृदु अर्थात कोमल नक्षत्र है। यह मैत्र संगक नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में कुल मिलाकर के आपको 3 तारे देखने को मिलेंगे, और ये 3 तारों की जो आकृति होती है यह हिरण के सिर के आकार की आकृति आपको दिखाई देती है। इवन वेदों में भी इसके बारे में कहा गया है कि मृग शीर्ष जो है, वेदों में कई जगह पर आपको मृग शीर्ष के नाम से इसको पुकारा जाता है, और कई जगह पर आपको मृगशिरा नक्षत्र के नाम से भी इसका उच्चारण देखने को मिलता है। अगर आपको मृगशीर्ष बोला जाए या मृगशिरा बोला जाए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। इसका अर्थ होता है मृग अर्थात हिरण का सिर। मृगशिरा नक्षत्र के बारे में देखा जाए तो सूर्य सिद्धांत में इसका वर्णन आपको देखने को अवश्य मिलेगा। मृग शब्द जो है वह संस्कृत का शब्द है, और शिरा यह भी संस्कृत का शब्द है। जब इन मृग प्लस शिरा को मिला दिया जाता है तो बन जाता है मृगशिरा, या फिर मृगशीर्ष भी इसी शब्द से ही उत्पन्न हुआ है। मृग का अर्थ होता है वन, वाटिका, खोज करने वाला, आविष्कार करने वाला, वनों में घूमने वाला।
शिकारी प्रवृत्ति का व्यक्ति और स्वयं कार्यों को करने वाला। एवं कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने कार्य खुद करते हैं लेकिन लोगों के आगे प्रदर्शन बहुत करते हैं कि देखो मैंने इतना जो खतरनाक काम था, जो असंभव काम था, ये मैंने स्वयं कर लिया है। तो स्वयं करके दूसरों को प्रदर्शित करने वाला, दूसरों के आगे प्रदर्शन करने वाला एवं उपदेशक यानी दूसरों को उपदेश देना आदि, यह सब जो है मृग शब्द के अर्थ होते हैं और मृग का अर्थ हिरण भी होता है। यहाँ पर अगर जो मृगशीर्ष जो नक्षत्र है यह शुभ नक्षत्रों के अंतर्गत आता है। यह 5वें नंबर का नक्षत्र होता है। यह एक सात्विक नक्षत्र होता है लेकिन कहीं ना कहीं नपुंसक नक्षत्र भी माना जाता है। इसकी जाति जो है वह कृषक होती है, अर्थात जो किसान लोग होते हैं वह उनकी जाति का नक्षत्र माना जाता है। इसकी योनि सर्प है और योनि से बैर जो है वो नकुल अर्थात जो नेवला होता है, तो सांप की नेवले के साथ हमेशा दुश्मनी मानी जाती है। इसके जो गण है वह देव होते हैं और इनकी जो नाड़ी है वह आदि नाड़ी होती है। तो यह दक्षिण दिशा का स्वामी होता है। जिन भी जातकों का जन्म मृगशीर्ष नक्षत्र में हुआ है तो ऐसे जातक बचपन में बहुत ही अधिक रोगी होते हैं। इनको तरह तरह के रोग हमेशा लगे रहते हैं क्योंकि ये एक मंगल का नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है साहसी भी होते हैं। अगर कोई कन्या या स्त्री इस नक्षत्र में उत्पन्न हुई है तो ऐसी महिलाओं को जो है गर्भ से संबंधित पेट में कोई ना कोई रोग या परेशानी बनी ही रहती है। ऐसी महिलाओं को मासिक धर्म में हमेशा दिक्कत देखने को मिलती है। यह जो है अनियमितता का कारक होता है। कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी होगा तो 2 या 3 महीने के बाद होगा और कभी होगा तो इतना अधिक हो जाएगा कि महिला परेशान हो जाती है। तो इस प्रकार से मानसिक धर्म में अलग अलग प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स ऐसी महिलाओं को देखने को मिलती हैं। यहाँ पर लोगों को दमा की शिकायत भी अक्सर देखने को मिलती है। मृगशिरा नक्षत्र के जो देवता हैं वह पुरुष तत्व के अर्थात देव चंद्रमक देव जो हैं वह मृगशिरा नक्षत्र के देवता कहलाते हैं। चंद्रदेव का जो विवाह है वह मृगशीर्ष के साथ हुआ था। मृगशीर्ष शब्द जैसे मैंने आपको बताया मृग यानी चंद्रमा पर लांछन लगाना, जो हिरण के रूप में इनके ऊपर एक लांछन भी लगा था। मृगशिरा नक्षत्र के जो देवता हैं वह पुरुष रूपी चंद्रदेव है। इनका विवाह मृगशीर्ष के साथ हुआ था। संस्कृत शब्द मृग यानी चंद्रमा का लांछन जो हिरण के रूप में इनके ऊपर लगा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है मृगशीर्ष अर्थात मृगशिरा जिनके अंदर शारीरिक उत्तेजना के कारण किसी नज़दीकी के साथ इन्होंने मैथुन संबंध बना लिए थे, तो चंद्रमा का लांछन इसी का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में चंद्रमा के सभी गुण, धर्म तथा प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। इसे खोजी तारा के रूप में भी कहा जाता है, अर्थात स्टार ऑफ सर्चिंग नक्षत्र इसको बोला जाता है। संसार में जितने भी अनेक प्रकार की खोजें यहाँ पर जो हुई हैं या जो लोग आविष्कार इत्यादि करते हैं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं मृगशिरा नक्षत्र से संबंधित अवश्य होते हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया था कि जब समुद्र मंथन किया गया था तो समुद्र मंथन मृगशिरा नक्षत्र के दौरान ही किया था, जिसमें कुल मिलाकर के 16 प्रकार के रत्न प्राप्त हुए थे। मृगशिरा नक्षत्र के अधिष्ठा देवता जो हैं वह चंद्रमा है और पुराणों में इन्हें सोम के नाम से पुकारा जाता है। सोम ने धोखे से अपने ही गुरु अर्थात देव गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का धोखे से शील भंग कर दिया था, जिसके कारण बुध की उत्पत्ति हुई थी। शुरू में तो देव गुरु बृहस्पति ने बुध ग्रह को अपनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में जब बुध ग्रह के सुंदर व्यक्तित्व और उनके स्वभाव को देख करके बृहस्पति यहाँ पर पिघल जाते हैं और बुध को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो गुरु की पत्नी के साथ संभोग के कारण चंद्रमा के ऊपर यह लांछन लगा था। अतः इससे यह भी स्पष्ट होता है कि चंद्रमा में इतनी अधिक शक्ति और पावर भी दिखाई देती है कि वह मन को अहंकार में लेकर के आ सकता है, और खासकर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दुस्साहस का कार्य कर बैठते हैं। इनकी अगर आप विशेषता देखेंगे तो मृगशिरा नक्षत्र का आधा भाग आपको वृष राशि में 2 चरण दिखाई देंगे और मिथुन राशि में भी इनके 2 चरण अर्थात तीसरा और चौथा चरण मिथुन राशि में दिखाई देगा। जो भी मृगशिरा नक्षत्र में उत्पन्न हुए जातक हैं, यह खूबसूरत चेहरे को खोजने के विचार में ही ऐसे जातक लगे रहते हैं। कन्या से मिलने या शादी का प्रस्ताव रखने का कारक यह ग्रह माना जाता है। इसमें जन्मा हुआ जो भी जातक होता है वह सुदृढ़ शरीर वाला होता है, मध्यम वर्णीय
कहानी होता है, अन्वेषण होता है, आत्मखोजी होता है, वस्तुओं को खरीदने का बहुत ही अधिक इन लोगों में शौक होता है। यह तरह तरह की खरीदारियाँ, और ख़ासकर जो शौकीन, जो लग्जरियस वस्तुएं होती हैं, अगर आप वृष राशि में है तो आपके अंदर इस प्रकार की खोजी प्रवृत्ति दिखाई देगी, यानी वस्तुओं को खरीद करके इकट्ठा करना। अब आता है मृगशिरा नक्षत्र की विशेषताएं। मृगशिरा नक्षत्र के 2 पार्ट हैं, जिसमें से आधा भाग जो है वृष राशि में पहला और दूसरा चरण देखने को मिलेगा, और उसका आधा भाग तीसरा और चौथा जो चरण है वह मिथुन राशि में आपको दिखाई देगा। मृगशिरा नक्षत्र में जो भी जातक हैं, उनके मन के अंदर किसी भी, चाहे वह कन्या है या पुरुष है, तो खूबसूरत चेहरे को खोजना, कन्या से मिलना, शादी का विचार या प्रस्ताव रखना, यह सब इसी नक्षत्र के ही कारक तत्व हैं। अगर आपका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है तो ऐसे जातक जो है सुदृढ़ शरीर वाले होते हैं, मध्यम कद वाले होते हैं। इनका जो कलर होता है वह भी नॉर्मल ही होता है, ना तो बहुत अधिक गोरे होंगे ना बहुत अधिक काले होंगे, लेकिन देखा जाए तो जो रंग है वो मोस्टली माता पिता के जीन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। यह अन्वेषण होते हैं, आत्मखोजी होते हैं, वस्तुओं को खरीद करके उनका संग्रह करना इनका शौक होता है। लेकिन ऐसे लोग, खासकर जो मिथुन राशि में या कन्या राशि के मृगशिरा नक्षत्र में में जन्म अगर हुआ है, तो ऐसे लोग अनैतिक संबंध रखने वाले होते हैं, पर्यटक होते हैं, सुंदर स्वास्थ्य है और संतान वाले ऐसे जातक देखने को आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो लोग मृगशिरा नक्षत्र के वृष राशि में उत्पन्न हुए हैं, तो ऐसे लोग जो हैं अनैतिक संबंधों में ज़्यादा घुसने वाले व्यक्ति पाए जाते हैं, चाहे फिर वह महिला हो या पुरुष हो। मृगशिरा नक्षत्र में देवी पार्वती का भी जन्म हुआ था। मृगशीर्ष के देवता चंद्रमा है और उनके जो स्वामी शुक्र हैं, तो इन दोनों को देखा जाए तो चंद्रमा भी स्त्री कारक है और शुक्र भी स्त्री कारक ग्रह माना जाता है। इसीलिए ये दोनों का प्रभाव स्त्रियों में बहुत अधिक देखने को मिलेगा। लेकिन अगर किसी पुरुष का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, तो ऐसे जातक के अंतर्गत आप अगर देखेंगे तो उनके अंदर स्त्रियों के गुण भी आपको देखने को मिलेंगे। सच समझ के संवर करके रहना, अपने आप को बन ठन के रखना, साफ सफाई रखना। जिस प्रकार से गृहिणियां घर को साफ सुथरा रखती हैं, उसी प्रकार ऐसे जो जातक होते हैं वह भी घर को साफ सुथरा रखना, मैनेज करके रखना और अपने आप को जो है नीट एंड क्लीन रखना। तो जो महिलाओं के जो भी गुण होते हैं, ऐसे पुरुषों में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, किंतु दोनों के प्रभाव अगर आप देखेंगे तो अलग अलग भी होते हैं। चंद्रमा अगर आप ग्रह के कारण से देखेंगे तो चंद्रमा मातृत्व का कारक होता है, ममता का कारक होता है, मातृ प्रवृत्ति उनके अंतर्गत पाई जाती है, सुंदरता होती है, स्त्री की गरिमा का प्रभुत्व भी चंद्रमा के अंतर्गत पाया जाता है। लेकिन अगर शुक्र ग्रह के जो प्रभाव देखेंगे तो स्त्री के रूप की जो संरचना करना होता है, सुंदर बॉडी उसको देना, खूबसूरती देना, ब्यूटीफुल नैन नक्श चेहरा फिगर देना, शारीरिक उत्कृष्टता देना, स्त्री को आकर्षक बनाना और सौंदर्य का प्रभुत्व देने वाले जो होते हैं वह शुक्र ग्रह होते हैं। तो दोनों ही ग्रह हैं, दोनों ही स्त्री कारक हैं, लेकिन दोनों अपने अपने तरीके से अलग अलग चीज़ों के कारक होते हैं। लेकिन जब ये दोनों ग्रह आपस में मिलते हैं तो पुरुषों के अंतर्गत अगर ये मृगशिरा नक्षत्र में पुरुष उत्पन्न हुए हैं तो दोनों चीज़ें आपके अंतर्गत पाई ही जाती हैं। लेकिन अगर कोई महिलाएं इस नक्षत्र में उत्पन्न हुई हैं तो ऐसी जो गृहिणियाँ होती हैं वह बहुत ही अच्छी गृहिणियाँ देखने को मिलती हैं और अच्छा मातृत्व देने वाली ममतामयी माता भी कहलाती हैं। क्योंकि यह एक खोजी नक्षत्र होता है तो जातक हमेशा किसी न किसी प्रकार की खोज में लगा रहता है या किसी न किसी चीज़ को वह एक तक निहारता हुआ दिखाई देगा। यह निराशा का भी कारक होता है, लेकिन ऐसे लोगों को यात्रा करना बहुत पसंद है और तरह तरह की चीज़ों का संग्रह करना भी बहुत अच्छा लगता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु के संग्रह में यह हमेशा व्यस्त ही रहते हैं। इनको इस चीज़ से मतलब नहीं होता है कि वस्तु सस्ती है या महंगी है, लेकिन इनको अगर ये चीज़ पसंद आ जाती है तो वह इसको खरीदे बिना मानते ही नहीं हैं। इनकी खोज हमेशा लगी ही रहती है, कभी भी इनकी खरीदारी समाप्त होती ही नहीं है। मृगशिरा नक्षत्र अर्थात जिस प्रकार से मृग अपनी खुशबू को ढूंढते हुए यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जिस प्रकार से मृग एक शांत प्रवृत्ति का जानवर होता है, उसी प्रकार से ये जो जातक होता है ये मृग के समान शांत रहने वाला होता है, भद्र होता है। यानी इसके अंदर जो है अगर आप देखेंगे सभी प्रकार की जो है पोलाइटनेस आपको देखने को मिलेगी, अच्छे संस्कार होते हैं,
लेकिन नाजुक प्रवृत्ति का भी होता है। लेकिन इसकी आंखें जो होती हैं कौवे के समान या कबूतर के समान चंचल होती हैं। जिस प्रकार से कौवा जो है यहाँ पर एक तरफ देखता, यहाँ वहाँ जो है घूम घूम कर देखते रहता है, उसी प्रकार से इसकी भी जो आंखें हैं वह एक जगह स्थिर नहीं रहती हैं, यहाँ वहाँ इधर उधर जो है आँखों को यह घुमाते ही रहते हैं। लेकिन देखा जाए तो ऐसे जातक चतुर भी होते हैं, धैर्यवान होते हैं, लेकिन नकल करने में भी बहुत ही अधिक तेज होते हैं। क्योंकि बुध की राशि में जो बुध है एक कुमार है, तो बुध जो भी बुध से प्रभावित लोग होते हैं ऐसे बहुत ही अच्छी ये जो लोग होते हैं ये बहुत अच्छे जो हैं नकलची होते हैं। तो नकल करना एवं ऐसे लोग बहुत शातिर तरीके से मिलावट करना भी जानते हैं। अमिश्रित वस्तुएं यानी कुछ ऐसी वस्तुओं को खाने पीने की चीज़ों में मिला देना, जैसे आपने देखा होगा काली मिर्च के अंदर जो है खीरे के बीज डाल दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ों में कुछ घपला कर देना, बेईमानी इत्यादि करना, यह इस नक्षत्र में किन जातकों में यह चीज़ पाई जाती है। ऐसे जातक खासकर नकली सामान बनाने में और मिलावट करने में माहिर होते हैं, स्वार्थी होते हैं, अहंकारी होते हैं, परद्वेषी भी होते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करने वाले होते हैं, लेकिन बुद्धिमान भी होते हैं। ऐसा लोग जो जातक होते हैं वह बुद्धिमान तो होते हैं, लोगों के सामने वह बहुत बड़े बड़े डिंगे हाँकने वाले होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भयातुर भी होती हैं। इनके अंदर जो है कहीं ना कहीं एक प्रकार का भय भी चलता रहता है। अगर ये कलात्मक क्षेत्र में आ जाए तो बहुत ही अच्छे ये आर्टिस्ट होते हैं, शिल्प कला के ज्ञानी होते हैं, माता के साथ इन लोगों का बहुत अच्छा स्नेह होता है, मृदुभाषी होते हैं। इनका वैवाहिक जीवन अगर देखा जाए तो सुव्यवस्थित नहीं होता है, फिर भी क्योंकि यह अपने वैवाहिक जीवन में एक जगह पर टिके रहने वाले होते ही नहीं हैं। रमणियों के कारण, अन्य स्त्रियों के कारण या उनको आकर्षित करने के कारण जो है यहाँ वहाँ जो है भटक जाते हैं, जिसके कारण इनके सुखद वैवाहिक जीवन में हमेशा अनबन बनी रहती है। अगर पुरुष जातक के जो लोग होते हैं, ऐसे जातकों में जो भी मृगशिरा नक्षत्र में जो जातक पैदा हुए हैं, खासकर पुरुषों के बारे में मैं बता रही हूँ, तो ये जो मैंने अभी आपको जानकारी दी है मृगशिरा के बारे में, ये दोनों में ही ये चीज़ें मोस्टली पाई जाती हैं। लेकिन खासकर अगर पुरुषों के मामले में देखा जाए तो जो भी जातक पुरुष जातक जो भी है वह मृगशीर्ष नक्षत्र में अगर आप उत्पन्न हुए हैं तो ऐसे जातक उत्कृष्ट होते हैं, विख्यात होते हैं, अच्छे व्यक्तित्व वाले होते हैं। प्राकृतिक में इनकी ये आकर्षण देखने को मिलता है, इनका नेचर बहुत अच्छा होता है, इनका हील डोल, इनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत अच्छे देखने में होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं। इन लोगों की ऊंचाई लंबाई भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनका जो कलर होता है वह मध्यम कलर ही होता है, ना तो बहुत गोरे और ना ही जो है ज़्यादा काले होते हैं। इनके हाथ पैर और जो भुजाएं अगर आप देखेंगे तो पैर इनके पतले दिखाई देंगे, लेकिन इनकी जो भुजाएं होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं। तो मैंने जो अभी आपको ये जो पहचान बताई है यह मृगशिरा नक्षत्र में उत्पन्न होने वाले पुरुषों के लिए है। तो ऐसे जातकों का जीवन अगर देखा जाए तो साधारण जीवन ही जीने वाले होते हैं, प्रत्येक कार्य में दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ने वाले होते हैं। जातक बेशक बुद्धिमानी भी होते हैं, बुद्धिजीवी भी होते हैं, उत्साहित भी होते हैं और उत्साह को लेकर के ही वे कार्य करते हैं। प्रारंभ में तो कई बार ऐसे जातक जो है बहुत ही उत्साह को लेकर के किसी भी प्रकार के कार्यों को करने में वो तत्पर हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे बाद में देखा जाएगा तो उनकी प्रवृत्ति भीरू किस्म की हो जाती है, यानी बाद में वह उस काम को डरने लगते हैं। यानी मान लीजिए कोई जातक है जो बहुत बड़ी बड़ी डिंगे हाँकता है, देखता है मैं तो क्या कर लेगा, मेरे पापा ये करते हैं वो करते हैं, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, लेकिन एक्चुअल में जब वो प्रॉब्लम उसके पास सामने आने लगती है तो वह उस प्रॉब्लम को देख के ऐसे जातक जो है भाग जाते हैं, अंदर से इनको डर लगा रहता है। जो भी जातक मृगशीर्ष नक्षत्र में उत्पन्न होते हैं ऐसे जातक जो है अच्छे सलाहकार होते हैं, यानी वित्त से संबंधित अच्छे एडवाइज़र देने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी यह गलत सलाह देने के कारण या खुद ही गलत इन्वेस्टमेंट करने के कारण उनके पास जो भी धन होता है उस धन से वह हाथ धो बैठते हैं और कहीं ना कहीं वह आर्थिक संकट का भी सामना इनको करना पड़ता है। क्योंकि मंगल भी इसका मृगशिरा नक्षत्र का कारक होता है, तो इन लोगों के अंदर ना धीरता बहुत कम होती है, सहन शक्ति कम होती है। ये उत्तेजित होकर के फटाफट कोई भी काम का डिसीजन ले लेते हैं, किसी के कहने पर भी जाके हज़ारों लाखों का ये जो है इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन जो सलाह किसी अन्य के द्वारा दी जाती है या खुद भी गलत अगर सलाह से भी ये कार्य करने लग पड़ते हैं तो बाद में इनको नुकसान की संभावनाएं अधिक देखने को मिलती हैं, क्योंकि अधीर होने के कारण या एक राह पर एक जगह पर सही ढंग से बैठने वाले होते ही नहीं हैं। एक राह पर चलने वाले होते
होते नहीं हैं। ऐसे जातक, अगर आप बचपन में देखे होंगे, ऐसे बच्चों को अगर कहा जाता है कि बेटा सीधा चलो, यहाँ वहाँ मत घूमो, तो ऐसे बच्चे जो है स्ट्रेट नहीं चलेंगे, कभी वो लेफ्ट जाएंगे, कभी राइट जाएंगे, बहुत उनको डांट भी पड़ती है, लेकिन वह स्वच्छंद प्रवृत्ति के बन जाते हैं और अपने अनुसार ही वे अपना मार्ग जो है खोजने लगते हैं। ऐसा जातक बचपन में देखा जाए तो बाल्य रोगी अवस्था में हमेशा रहता ही रहता है, कोई ना कोई रोग इस जातक को हमेशा बचपन में रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जातक जो है अपने परिवार का प्रिय जातक भी होता है, अपने परिवार को प्रेम करने वाला भी होता है। लेकिन कई बार, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए, अगर यहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव देखने को मिल रहा है मृगशीर्ष नक्षत्र में, अगर वह वृष राशि में आ जाते हैं तो अपने परिवार को तो वह चाहने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर परिवार के साथ कभी कभी गलतफहमी के कारण जो है परिवार वाले ऐसे जातक के साथ जो है मुंह मोड़ लेते हैं और इतना स्नेह उसको नहीं दे पाते हैं जितना स्नेह उसको मिलना चाहिए। क्योंकि जब देखा जाए तो बृहस्पति के घर में जब बुध की उत्पत्ति हुई थी तो बुध ग्रह ने, क्योंकि वह एक अनवांटेड चाइल्ड था, वह बृहस्पति का चाइल्ड नहीं था, लेकिन वो बुध का, वो जो चंद्रमा का पुत्र था, लेकिन शुरू में बृहस्पति ने उनको त्याग दिया था, परंतु बाद में उनके अच्छे आचरण के कारण बृहस्पति ने बाद में उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसीलिए कई बार अगर देखते हैं तो बुध की और चंद्रमा की इसी कारण आपस में नहीं बनती है, क्योंकि यह जो बुध ग्रह है वह चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, क्योंकि चंद्रमा के कारण ही बुध की उत्पत्ति हुई। इसी कारण देखा जाए तो चंद्रमा और बुध की आपस में शत्रुता रहती है। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा का पुत्र जो है, जो बुध है, वह उनकी अपनी पत्नी से उत्पन्न नहीं हुआ है, देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से उत्पन्न हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह जो बच्चा है, क्योंकि यह उनकी स्वयं की पत्नी का नहीं है, इसलिए वह नाजायज संतान होने के कारण जो बुध है हमेशा चंद्रमा के साथ द्वेष रखता है। लेकिन बुध, क्योंकि चंद्रमा जो है वह माता का भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए माँ अपने बच्चे के साथ कभी भी द्वेष का भाव नहीं रखती है, लेकिन बुध हमेशा जो है अपनी माँ के साथ शत्रुता रखता है। तो इसी कारण ऐसे जातकों के परिवार में जो है अनेक प्रकार के परेशानियां और कष्ट आपको देखने को मिलेंगे ही। लेकिन विडंबना तो यह है कि इसमें जो है बुध की कोई भी गलती नहीं थी, बुध ने कोई गलती नहीं की थी। इसी प्रकार से ये जो जातक मृगशिरा नक्षत्र में उत्पन्न होते हैं इनकी भी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे संयोग बन जाते हैं कि इनके ऊपर ही लांछन लगना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों की खासकर देखा जाए तो 2 पत्नियां देखने को मिलती हैं। पहले के समय में ऐसे लोग 2-2 विवाह कर लिया करते थे। आज के समय में बेशक 2 पत्नियां देखने को ना मिले, लेकिन ऐसे जातक जो हैं एक अलग से अपना जो कह सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बाहर चलाने वाले होते हैं। ऐसे जातकों के दाम्पत्य जीवन में हमेशा अड़चनें बनी रहती हैं, परेशानियां बनी रहती हैं, पत्नियों के मन में हमेशा गलतफहमियां रहती हैं, विचारों में मतभेद होने लगता है, असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और दोनों ही तरफ फिर जातक पिसने शुरू हो जाता है। क्योंकि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसमें जो चाहे वो वाइफ बना के उसको रखा हो या फिर वह बाहर ही अपना उनके साथ अफेयर चला रहा हो, तो उनकी बातें और जो उनकी अपनी वाइफ है उन दोनों की बातें आपस में कभी मेल खाती ही नहीं है और बाद में फिर यही जातक परेशानियों के जो है चक्रव्यूह में फंसना शुरू हो जाता है। मोस्टली देखा जाए तो जो भी जातक मृगशीर्ष नक्षत्र में उत्पन्न होते हैं ऐसे जातक 32 वर्ष तक की आयु में अस्थिरता वाले होते हैं, अशांत रहने वाले और परेशान हमेशा रहते हैं। 33 वर्ष की आयु में ही धीरे धीरे इनके कष्ट समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। 33 से लेकर 50 वर्ष तक की जो आयु होती है यह इनकी महत्वपूर्ण और उन्नति का समय होता है, लेकिन विषमता या विरोधाभास यहाँ पर आ जाता है कि जातक अपनी मूर्खताओं के कारण और अपनी गलतियों के कारण जो भी उसने धन कमाया होता है वह सारा धन जो है खो देता है। किसी के कहने पर वह कहीं निवेश कर देता है या गलत संगति में फंस जाता है, जिसके कारण जो है अंत में जब उसको अपने ही कमाए हुए धन की ज़रूरत पड़ती है तो वह प्राप्त होता ही नहीं है, वह बचता ही नहीं है। अब आ जाता है जो भी स्त्रियां या कन्याएं इस नक्षत्र में उत्पन्न हुई हैं,
इस नक्षत्र अर्थात मृगशिरा या मृगशीर्ष नक्षत्र में जो भी महिलाएं या कन्याएं उत्पन्न हुई हैं, ऐसी औरतों के अंदर भी वही गुण और दोष देखने को मिलेंगे जो पुरुषों के अंतर्गत पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ अंतर अवश्य देखने को मिलते हैं। ऐसी जो स्त्रियां होती हैं वह लंबाई लिए हुए, उनकी हाइट अच्छी होती है, दुबली पतली होती हैं, सुडौल शरीर वाली होती हैं, सुंदर मुख वाली होती हैं, होशियार होती हैं, तेज होती हैं, स्फूर्तिवान होती हैं, एक्टिव बहुत होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वार्थी भी होती हैं। यहाँ पे जो स्वार्थ की भावना चंद्रमा से आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा ने अपने शारीरिक सुख के स्वार्थ के लिए बृहस्पति की पत्नी का शील हरण किया था। तो इसी कारण यहाँ भी महिलाएं जो हैं वह स्वार्थी बन जाती हैं। ऐसी महिलाएं अत्यंत कटुभाषी होती हैं। इनके जो बात करने का जो तरीका होता है वह अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करती हैं, तीखे शब्दों का प्रयोग करती हैं, गुस्से वाली होती हैं। लेकिन अगर ऐसी महिलाएं गुस्से में आकर के श्राप दे देती हैं तो कहीं ना कहीं यही श्राप उस सामने वाले के लिए अहितकारी भी बन जाता है। ऐसी महिलाएं, क्योंकि मंगल का भी प्रभाव होता है, तो झगड़ालू होती हैं, लेकिन बुध का प्रभाव है तो शिक्षित भी होती हैं, ललित कलाओं में प्रवीण होती हैं, किसी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी हो, कला प्रेमी हो, इस प्रकार की महिलाएं के अंतर्गत आपको जो है किसी भी प्रकार की कला से जुड़े हुई प्रवृत्ति देखने को मिलती ही है। लेकिन ऐसी महिलाएं संपत्ति को लेकर के बहुत ही लालची होती हैं, सुस्वाद भोजन करने वाली होती हैं, खाने की बहुत चटकारी होती हैं, लेकिन जो भी खाना चाहिए वह स्वादिष्ट होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी महिलाएं अपने पति भक्त भी होती हैं, यानी अपने पति की वो भक्त होती हैं। अपने पति से वह वस्त्र भूषण लेने के लिए भी भाग्यशाली ही होती हैं। अपने पति को कैसे रिझाना है, उनसे किस प्रकार से बातचीत करनी है, इनको बहुत अच्छे से आता है। अगर ऐसी महिलाएं किसी टेक्निकल क्षेत्र में जुड़ी हुई होती हैं तो उनको मशीनों का ज्ञान बहुत अच्छा होता है। यह देखने में आकर्षक तो होती ही हैं, लेकिन यह पुरुषों के समान कार्य करने वाली भी होती हैं, कि कहीं ना कहीं मंगल का प्रभुत्व भी इनके अंतर्गत पाया जाता है। विवाह के पश्चात भी वह अन्य प्रकार की गतिविधियों में व्यस्त रहती हैं। वह पति को वश में करना तो जानती ही हैं। यहाँ पे जो अन्य गतिविधियाँ होती हैं, यानी यह विवाह के पश्चात भी बाहर भी नैन भटक्का लड़ाती रहती हैं इसको, लेकिन ये इतनी चालाक होती हैं कि घर में पता ही नहीं चलता है। इनके 1 या 2 प्रेम प्रसंग अगर विवाह के पश्चात भी बने रहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ऐसी स्त्रियों को देखा जाए तो विवाह से पूर्व 2-3 प्रेम प्रसंग अगर बने हुए भी हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिनके साथ इनके प्रेम प्रसंग बनते हैं उन लोगों के साथ इनका विवाह होता ही नहीं है। अगर बाई चांस हो जाए तो ऐसा विवाह आगे चल ही नहीं पाता है। विवाह के पश्चात यह अपने पति की इतनी प्यारी हो जाती हैं, इतनी नज़दीकियाँ उनके साथ बढ़ा लेती हैं, जैसे मान लीजिए विवाह से पूर्व इनका तो किसी के साथ कोई रिलेशन था ही नहीं। तो इस प्रकार की जो चालाकी है वह स्त्रियों में आपको दिखाई अवश्य देगी, और वह अपनी चीज़ों को गुप्त रखने वाली भी होती हैं। अगर फलादेश के अनुसार देखा जाए तो अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग ऋषियों ने मृगशिरा नक्षत्र के बारे में अपनी अपनी पुस्तकों में अलग अलग बातें फलकथन कही हैं। अगर बरा महिर के अनुसार देखा जाए तो बरा महिर कहती हैं जो भी जातक मृगशीर्ष नक्षत्र में उत्पन्न होता है, ऐसा जातक आक्रामक होता है, असहनशील होता है, प्रहार करने में निपुण होता है, किंतु डरपोक भी होता है, चंचल होता है और शरारती भी होता है, खेल कूद में तेज होता है, परंतु वह संघर्ष से ही किसी भी प्रकार के कार्यों को कर सकता है। उसके कार्यों में संघर्ष बहुत अधिक देखने को मिलता है। ऐसे जातक अगर सैनिक बन जाएं या आर्मी में चले जाएं, युद्ध कौशल में चले जाएं या खिलाड़ी बन जाएं, तो ऐसे जातक आक्रामक होते ही हैं। क्योंकि इस नक्षत्र में देखा जाए तो आपको शुक्र के गुण भी दिखाई देंगे, आपको बुध के गुण भी दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको मंगल के गुण भी दिखाई देंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको चंद्रमा के गुण भी दिखाई देंगे। तो ये सब चीज़ें जो है, चंद्रमा जो है वो डरपोक बना देता है, मंगल जो है अति उत्साही बना देता है। तो इसीलिए ऐसे जातक जो है कहीं ना कहीं इनके अंदर, क्योंकि मंगल के चंद्रमा के कारण, मंगल के कारण चालाकी भी आ जाती है, तो इसीलिए यह गुपचुप के प्रहार करने वाले भी होती हैं। ऐसे लोग धन कमाने में तो सफल होते ही हैं, लेकिन धन संपत्ति के उपभोगी भी होते हैं, उसको अच्छे से उपभोग करना जानते हैं, शांति प्रिय होते हैं। पर सर के ऊपर अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वह पीछे नहीं हटते हैं, बल्कि उत्साह से ही उस परेशानी का सामना करते हैं।
अब आ जाता है कि ऋषि नारद ने मृगशिरा नक्षत्र में उत्पन्न हुए जातकों के बारे में कहा है कि ऐसे जातक उत्साही, बहुत बातूनी और बहुत ही ज़्यादा भीरू किस्म के यानी डरपोक किस्म के इंसान होते हैं। पर कहीं ना कहीं ऐसे लोग धन से जो है अत्यधिक धनी भी होते हैं। शस्त्र को चलाना, शास्त्रों को जानना, कूटनीति अपनाना, तरह तरह की नीतियों को अपनाना, कानून और गणित के बहुत ही अच्छे ज्ञाता होते हैं। तो कहीं ना कहीं बुध का अच्छा प्रभाव ऐसे लोगों में दिखाई देता है। इसी बल के कारण ही यह अपने अंदर एक प्रभुत्ता अर्थात एक कॉन्फिडेंस को लेकर के चलते हैं। और आगे चल के ऐसे जातक अगर मृगशिरा नक्षत्र इनका शुभ चरणों में है, शुभ राशि में, मान लीजिए अगर मिथुन राशि में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जो जातक होते हैं अच्छे गणितज्ञ होते हैं और आगे चल के वह विद्वान भी बनते हैं। पराशर जी के अनुसार कहा गया है, जो भी मैंने जो गुण आपको अभी बताए हैं, जो नारद जी ने बताया है और बराहमिहिर ने बताया है, इन गुणों के साथ साथ ऐसे लोग जो हैं युद्ध विद्या में निपुण होते हैं। मल्ल युद्ध, मार्शल आर्ट या फिर जूडो, कराटे, इन सब को खेलने में उनको बहुत ही अधिक रुचि होती है, क्योंकि मंगल का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। दूसरों के गुणों से बहुत ही जल्दी प्रभावित होने वाले होते हैं। इनका स्वभाव ऐसा होता है कि बहुत जल्दी दूसरे लोगों को एडमायर कर लेते हैं। राजा के समान उच्च कोटि के लोगों के साथ इन लोगों का संपर्क होता है। इनके साथ वे हमेशा अपना मेलजोल बनाए रखते हैं। वृष राशि में अगर मृगशिरा नक्षत्र आता है तो ऐसे लोग युद्ध के प्रति ज़्यादा आकर्षित होने वाले होते हैं। युद्ध से संबंधित बातें करना इनको बहुत अच्छा लगता है। इवन ऐसे लोग डिफेंस में भी चले जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन अगर यही मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि में आ जाता है तो ऐसे लोग जो हैं सौम्यता को प्राप्त होने वाले होते हैं, वेदांग होते हैं, इनको वेदों का ज्ञान होता है, यह अधिक शांति प्रिय जातक होते हैं। तो पराशर जी के अनुसार ये सब चीज़ें मृगशिरा नक्षत्र में उत्पन्न हुए जातकों को के बारे में बताई गई हैं। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि अगर जो भी जातक चंद्रमा इस नक्षत्र में अगर आता है, यानी मृगशिरा नक्षत्र में अगर चंद्रमा होता है, तो ऐसे जातक पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होते हैं, मेधावी होते हैं, लिखने में बहुत निपुण होते हैं। यानी ऐसे लोग आगे चल के राइटर बन जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। धनाढ्य होते हैं, धनी होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कामुकता का भी प्रभाव इनके अंदर दिखाई देता है और यह डरपोक होते हैं, इसीलिए छुपके इस प्रकार के कार्यों को करने वाले होते हैं। व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो यह किसी के साथ अगर कोई पार्टनरशिप बना करके काम करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों की पार्टनरशिप ज़्यादा चलती नहीं है। अन्य ऋषियों के अनुसार कहा गया है कि अगर चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में होता है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के मन में अशांति हमेशा बनी रहती है, निराशावादी भी होते हैं, लेकिन एक टक किसी को घूर करके देखते रहना, इस प्रकार की प्रवृत्ति भी ऐसे लोगों में पाई जाती है। यह जो शारीरिक रूप से देखा जाए तो ऐसे लोग नाजुक होते हैं, नम्र स्वभाव के होते हैं, लेकिन कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। अपना प्रेम किसी के आगे जो है दिखाना ये बहुत अच्छे से इनको आता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रणय प्रेमी भी होते हैं, कल्पनाशील बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि कहा जाता है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो जो इनकी जो कल्पनाएं होती हैं वो इतनी तीव्र होती हैं कि वहाँ से कुछ सोच के बैठ जाते हैं। मातृ प्रवृत्ति इनके अंतर्गत पाई जाती है, चाहे पुरुष है या महिला है। कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो ममता भरे, जिस प्रकार से माँ प्रेम करती है उसी प्रकार से पुरुष भी अपने परिवार के बच्चों के साथ प्रेम और स्नेह रखते हैं। तो अगर पुरुष अगर का जो चंद्रमा है वह अगर इस नक्षत्र में अगर वो उत्पन्न हुए हैं तो कहीं ना कहीं मातृत्व के गुण या प्रवृत्ति इन जातकों में पाई जाती है। ऐसे जातकों को यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है, उनको किसी न किसी प्रकार का शोध करना, खोज करना ये बहुत पसंद है। ऐसे जो जातक होते हैं, अगर ये जातक जो हैं कोई टूर एंड ट्रैवल का काम कर ले या किसी प्रकार के कोई गाइड इत्यादि बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लिखने का बहुत अधिक शौक होता है। ऐसे जातक जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, किसी न किसी चीज़ को जानने की इच्छा इनके अंदर हमेशा दिखाई देती है। लेकिन ये संग्राहक भी बहुत अच्छे होते हैं, सामान को जोड़ करके रखना इन्हें बहुत पसंद होता है। ऐसे जातक हमेशा संचार वाहक अर्थात जो यातायात से संबंधित जुड़े हुए कार्य अगर ये काम करते हैं, क्योंकि चंद्रमा यात्रा का भी कारक होता है, इसलिए कहा जाता है चंद्रमा अगर अष्टम में है, चंद्रमा अगर जल तत्व की राशियों में है तो ऐसे जातक जो है विदेश यात्रा भी अवश्य करते हैं। बराहमिहिर के अनुसार ये कहा गया है कि अगर चंद्रमा का प्रभाव मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर पड़ा हुआ है तो ऐसे जातक चालाक, चंचल, चतुर, बुद्धिमान और हर्षित तथा एक
संपन्न परिवार में उत्पन्न हुए जातक होते हैं। अगर ये संपन्न परिवार में उत्पन्न नहीं भी होते हैं, फिर भी इन जातकों के अंतर्गत इतनी शक्ति होती है कि आगे चल के यह संपन्नता को हासिल कर ही लेते हैं। लेकिन अगर इसी मृगशिरा नक्षत्र में कहीं ना कहीं सूर्य आ जाता है, तो सूर्य जो है साहस का कारक होता है, योद्धा का कारक होता है, कवि, शिल्पकला, प्रतिपक्ष का नेता हो सकता है। ऐसा जातक कोई बड़ा अधिकारी हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है। ऐसे लोग जो हैं रचनात्मक लेखन की तरफ अग्रसर होते हैं एवं सभी प्रकार के व्यवसायों को करने का ज्ञान भी इन लोगों के अंतर्गत पाया जाता है। कहीं ना कहीं सृजनात्मक शैली भी ऐसे लोगों में देखने को मिलती है, लेकिन ये लोग आलसी अवश्य होते हैं। लेकिन अगर किसी का लगन मृगशिरा नक्षत्र में है, तो कहीं ना कहीं ऐसा जो जातक होता है वह कुमार्गी होता है, आकर्षक तो होता ही है, लेकिन गलत काम पर बहुत जल्दी घुसने वाला होता है। इसके अंतर्गत लालच बहुत अधिक होता है। कोई भी अगर ऐसे जातक को प्रलोभन दे देगा तो वह बहुत ही जल्दी लालच में फंस जाएंगे, चाहे वह किसी गलत कार्य के लिए लालची क्यों ना हो। सत्य जानने के ऐसे जातक इच्छुक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रहस्यकारिक भी होते हैं। इनके अंतर्गत बहुत ही अधिक रहस्य छुपाने की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। हिरण के जैसा मुख होता है और इनकी जो आकृति होती है, जिस प्रकार से आपने हिरण का सिर देखा होगा, तो जो मृगशिरा नक्षत्र के जो भी जातक हैं, अगर आप इनका सिर भी देखेंगे तो थोड़ा आपको लंबा सर, लेकिन सर मजबूती वाला होता है। उत्साहित जातक होते हैं, बाचाल होते हैं, लेकिन निर्भीक अर्थात डर भी होते हैं, लेकिन डगमगाते दिमाग वाले होते हैं। अपने दिमाग को एक जगह स्थिर नहीं रख पाते हैं। यह बिन पैंदी के लोटे की तरह यहाँ वहाँ लुढ़कते रहते हैं। तो आज मैंने आपको मृगशीर्ष नक्षत्र या मृगशिरा नक्षत्र में जो भी स्त्री या पुरुष उत्पन्न होते हैं, उनका जो है प्रभाव किस प्रकार का होता है, ऐसे जातक कैसे होते हैं, उन सब की जानकारी मैंने आज आपको दी है। अगले वीडियो में मैं आपको राशि के अनुसार बताने वाली हूँ कि आखिर 12 राशियों के लिए देवगुरु बृहस्पति क्या क्या फल देने वाले हैं। आशा करती हूँ जो नक्षत्र से संबंधित और गुरु के गोचर से संबंधित मैंने आज आपको जानकारी दी है, आपके लिए लाभदायक होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।